क्या आपने कभी सोचा है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय इतनी गलतियां क्यों होती हैं? हाँ सर, बिल्कुल। प्रोनाउन, टेंस और रिपोर्टिंग वर्ब, इन सब में इतनी कंफ्यूजन होती है कि एग्जाम्स में अक्सर नंबर कट ही जाते हैं, सब गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अब से चिंता की कोई बात नहीं। आज इस चर्चा के बाद नरेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नरेशन की डिकोडिंग। देखिए, किसी भी इमारत को बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना? नरेशन की नींव है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच के इस बुनियादी फर्क को समझना। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच का मतलब है बोलने वाले के शब्दों को हूबहू मतलब एग्जैक्टली वैसे ही कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राम सेड आई एम बिजी। अच्छा, मतलब जो बोला वही लिख दिया। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली वही शब्द। और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसी बात को अपने शब्दों में बताते हैं। इसमें कोटेशन मार्क्स हट जाते हैं और सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा बदल जाता है। जैसे राम सेड दैट ही वॉज बिजी, बात वही है, बस कहने का तरीका बदल गया। अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे जरूरी हिस्से पर, 4 सुनहरे नियम। यकीन मानिए, अगर आपने ये 4 नियम समझ लिए तो नरेशन की लगभग हर समस्या हल हो जाएगी। ये नरेशन का कोर है। पहला नियम है रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना। अगर डायरेक्ट स्पीच में सेड टू है तो इनडायरेक्ट में वो टोल्ड हो जाएगा। वैसे ही सेज टू का टेल्स और विल से टू का विल टेल हो जाता है। सर, मेरा एक सवाल है जो एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करता है। क्या टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी होता है? बहुत अच्छा सवाल। और हाँ, ये कॉमन एग्जाम ट्रैप है। हमेशा याद रखिए, टोल्ड के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता ही है, जैसे मी, हिम, हर, अस। बिना ऑब्जेक्ट के टोल्ड का इस्तेमाल गलत है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अब है दूसरा नियम, जो कि प्रोनाउन बदलने की एक शानदार ट्रिक है। इसे SON रूल भी कहते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मतलब आई और वी हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। सेकंड पर्सन यानी यू हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट, दे, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे शी सेड आई एम रेडी में आई सब्जेक्ट शी के अनुसार बदलकर शी हो जाएगा और पूरा वाक्य बनेगा शी सेड दैट शी वॉज रेडी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है टेंस में बदलाव। पर यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है। टेंस तभी बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि सेड पास्ट टेंस में हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में, और विल का वुड, कैन का कुड हो जाता है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो टेंस कभी नहीं बदलेगा, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों ना हो। और हमारा चौथा और आखिरी सुनहरा नियम है समय और जगह से जुड़े शब्दों में बदलाव। इनडायरेक्ट स्पीच में पर्सपेक्टिव बदल जाता है, इसलिए टुडे बन जाता है दैट डे, टुमारो बन जाता है द नेक्स्ट डे, नाउ बन जाता है देन, और हियर बन जाता है देयर। तो ये थे वो 4 नियम जो नरेशन की बुनियाद हैं। अब असली मजा तो इन्हें अलग अलग तरह के सेंटेंसेस पर अप्लाई करने में है। देखते हैं कैसे। तो हमने 4 नियम तो सीख लिए। अब देखते हैं कि एग्जाम्स में आने वाले अलग अलग तरह के वाक्यों जैसे असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी पर इन नियमों को कैसे लागू किया जाता है। सबसे पहले आते हैं असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि साधारण वाक्य। देखिए, ही सेड आई एम टायर्ड, इसमें आई सब्जेक्ट ही के अनुसार ही बन गया और प्रेजेंट टेंस एम पास्ट टेंस वॉज में बदल गया। सिंपल। नतीजा, He said that he was tired. सर, अगर वाक्य में कोई सवाल पूछा गया हो तो क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए सेड को आस्क में बदल देते हैं। अगर सवाल ऐसा है जिसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है तो इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर सवाल WH वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, वाई से शुरू हो तो वो वर्ड वैसे का वैसा ही रहता है। जैसे शी सेड आर यू रेडी बन जाएगा शी आस्क्ड इफ आई वॉज रेडी। अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, जिनमें कोई आज्ञा, सलाह या प्रार्थना होती है। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में बदल देते हैं और वाक्य को टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देते हैं। जैसे ही सेड क्लोज द डोर बन जाएगा ही ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। और आखिर में हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जो हमारी भावनाओं को दिखाते हैं।
इनमें सेड को भावना के अनुसार एक्सक्लेम्ड विद जॉय यानी खुशी, एक्सक्लेम्ड विद सोरो यानी दुख, या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज यानी आश्चर्य में बदल देते हैं। जैसे ही सेड हुर्रा वी वन का इनडायरेक्ट होगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन। चलिए, अब तक जो सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। एक क्विक रैपिड फायर प्रैक्टिस राउंड करते हैं जिसमें एग्जाम में आने वाले ट्रिकी सवाल होंगे। तैयार है सा? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ही सेड आई प्ले क्रिकेट। सोचिए जरा, इसका सही जवाब होगा ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदला गया है। दूसरा सवाल, शी सेड टू मी आर यू रेडी। ये एक प्रश्न है, इसका सही जवाब है शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज रेडी। सेड टू का आस्क्ड हुआ और येस नो वाले सवाल के लिए इफ का इस्तेमाल हुआ। तीसरा सवाल, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस, द टीचर सेड वर्क हार्ड। यहाँ एक सलाह दी जा रही है, तो इसका जवाब होगा द टीचर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। और रैपिड फायर का आखिरी सवाल, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ही सेड हुर्रे वी वन द मैच। इसमें खुशी का भाव है, तो सही जवाब है ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। बहुत अच्छे। अब इस चर्चा के अंत में हम सीखी हुई सभी बातों का एक क्विक और पावरफुल समरी देखेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी पॉइंट मिस न हो। तो ये है आपकी फाइनल चेकलिस्ट। किसी भी वाक्य को बदलते समय इन 5 चीजों को हमेशा जांचें: रिपोर्टिंग वर्ब, प्रोनाउन, टेंस, टाइम या प्लेस वाले वर्ड्स और सेंटेंस का प्रकार। वाह सर, अब सब कुछ इतना क्लियर हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब नरेशन में कभी कोई गलती नहीं होगी। बिल्कुल। तो सबसे जरूरी बात यही है कि इन नियमों को जानने के बाद आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आखिर में प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है।